हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और हमारी नॉलेज चेक के लिए अच्छा है। ये क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज। फैट जो होता है खाने में वो हमारे शरीर में किस तरह से, हमारी बॉडीज में किस तरह से डाइजेस्ट होता है, कौन कौन से ऑर्गन उसमें टेक पार्ट करते हैं और कहाँ पर होता है, ये सभी प्रोसेस हमें यहाँ पर बतानी है। तो इसका आंसर देते हैं। तो ये याद रखने की ज़रूरत है आपको कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो टफ मटेरियल होता है जिससे हम अपने स्टमक में डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उनका जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, यानी छोटी आंत में। फैट का भी वही होगा क्योंकि ये टफ मॉलिक्यूल होते हैं। फैट्स आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स मतलब गोलों की फॉर्म में हो सकते हैं, कह सकते हैं इसको ग्लूकोज के बड़े बड़े गोले होते हैं ये। द स्मॉल इंटेस्टाइन गेट्स द सेक्रेशन इन द फॉर्म ऑफ बाइल जूस। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है यहाँ पर ऐड होते रहते हैं बाइल जूस जो लीवर से निकलता है। पैनक्रियाटिक जूस, ये जो पैनक्रियाज ग्रंथि होती है, ग्लैंड्स होती हैं, उसमें से रिलीज होता है। याद रखेंगे लीवर में से क्या रिलीज होता है, बाइल जूस, और पैनक्रियाज में से पैनक्रियाटिक जूस जो है रिलीज होता है। इनका काम समझते हैं अभी। जो फैट मॉलिक्यूल होते हैं यानी बड़े बड़े जो लार्ज ग्लोब्यूल थे, उनको तोड़ने का काम करता है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है बाइल जूस। कैसे? ये साल्ट होता है, मतलब साल्टिक नेचर होता है इसका। और उसके बाद जब वो छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं, उसके बाद काम करता है पैनक्रियाटिक एंजाइम। वो उन छोटे पार्ट्स को बड़ी आसानी से तोड़ सकते हैं। इस प्रोसेस को एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कहा जाता है। यानी पहले फैट को सिंपल पार्ट्स में तोड़ा गया, फिर उनको बिल्कुल सिंपल पार्ट में तोड़ा गया। और ये सारी प्रोसेस कहाँ काम करती है, कहाँ टेक प्लेस होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी छोटी आंत में। हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं अभी। व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड। जो सलाइवा होती है हमारे गले में, जीभ के नीचे जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, सलिवरी ग्लैंड्स, उनमें से एक एंजाइम रिलीज होता रहता है जिसे सलाइवा कहा जाता है, और वो खाने को पचाने का काम करता है। कैसे? पढ़ते हैं। सलाइवा इज सेक्रेटेड बाय द, सेक्रेटेड का मतलब होता है स्त्राव होना, मतलब रिसाव होना। सलाइवा इज सेक्रेटेड बाय द सलेवरी ग्लैंड्स। सलेवरी ग्लैंड्स दे ये जो है रिलीज करते रहते हैं सलाइवा को। लोकेटेड अंडर द टंग्स, ये जीभ के नीचे प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं? इट मेक्स द फूड सॉफ्ट फॉर इजी स्वैलोइंग। स्वैलो, स्वैलो का मतलब होता है गुटकना किसी चीज को या फिर निगलना। उसको सॉफ्ट बना देता है ये खाने को, और आसान कर देता है उसको निगलना। इट कंटेन्स ए डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड सलेवरी एमाइलेज। इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो डाइजेशन का काम करता है छोटे लेवल पे। ये क्या एमाइलेज होता है, विच ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर। जो स्टार्च हमने खाया है उसको ये शुगर में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। व्हाट आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाई प्रोडक्ट्स। कौन सी कंडीशन है जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के लिए जरूरी है, रिक्वायरमेंट उनकी पूरी होनी? अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन नहीं हो पाता। हमें एक तो ये बताना है और साथ में बताना है कि अगर हो जाता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन तो साइड प्रोडक्ट क्या बनेंगे, जो मेन प्रोडक्ट है उसके अलावा। तो चलिए पढ़ते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन टेक प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा होता है। और इसे समझने के लिए हमें समझना होगा कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत कैसे होती है, वाटर, क्लोरोफिल, पिगमेंट, इनकी जरूरत कैसे होती है। एक एक करके मैं इन सभी को एक्सप्लेन करता हूँ। इनऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है उसको। इनऑर्गेनिक मटेरियल, रॉ मटेरियल की फॉर्म में कार्बन चाहिए होता है, और कार्बन
एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसे ये ले लेते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड ले ली है। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट चाहिए होता है फूड बनाने के लिए, वो हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ये दोनों एनवायरनमेंट में ये लेते हैं वाटर की फॉर्म में। तीनों चीजें जब इन्हें मिल जाती है तो इन्हें एक ऐसे एलिमेंट की जरूरत है, मतलब एक ऐसे पार्ट की जरूरत है जो इन दोनों पार्ट्स को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, CO2 को और H2O को। CO2 को एब्जॉर्ब करता है स्टोमेटा जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स। अब वाटर जो है वो रूट्स के पास है, और जो ऑक्सीजन ये जो CO2 है वो स्टोमेटा के पास है लीव्स में। तब कौन काम करता है, तब काम करता है एक रूल जो होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट। अब वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो जड़ों में ज्यादा मौजूद है और पत्तों में कम है। एक प्रेशर जो है जनरेट होता है, एक थ्रस्ट जनरेट होता है वहां पे, जड़ों से चल करके पानी पत्तों तक पहुंचता है बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। और इस केस में यहाँ पर हेल्प करता है जाइलम। जाइलम एक यहाँ पे पोर्शन है जो प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, वो उस पानी को लेकर के जाता है पत्तों तक। अब वो पत्ते, उनके पास दोनों चीजें आ चुकी है, एक CO2 जो एनवायरनमेंट से डायरेक्ट स्टोमेटा की हेल्प से ले ली थी, और एक H2O जो बाय जाइलम उन तक पहुंच गया है। ठीक है, ये दोनों चीजें आ चुकी है। अब तीसरा काम इनको स्टोर करके रखेगा कौन इतनी देर तक, वो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। सॉरी, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करना है थोड़ी इनिशिएट करने के लिए एनर्जी को, वो सनलाइट की जरूरत होती है, और उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है एक पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट। येलो भी होता है, ऑरेंज भी होता है, लेकिन ज्यादा ये ग्रीन होता है। ये एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। और अब एक प्रोसेस होती है जिसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की एक रिएक्शन भी लिखी गई है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, chlorophyll, pigment and sunlight are necessary conditions required for autotrophic nutrition। वैसे तो हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर गिनाई है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन में जो जो चीजें इंक्लूड होंगी वो यहाँ पर दी गई हैं। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए हमें, वाटर चाहिए, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन अब पॉसिबल होगी। रिजल्ट में क्या बनेगा, ग्लूकोज बन जाता है और ऑक्सीजन जो है रिलीज होती है बहुत ज्यादा अमाउंट में। और ये जो ग्लूकोज है ये आगे पायरुवेट्स जो है सिंपलर पार्ट्स में टूट जाता है। एनिमल्स में ये पायरुवेट्स में टूटता है, लेकिन यहाँ पर ये छोटे छोटे पार्ट्स में जो है कन्वर्ट हो जाएगा, और ये प्रोसेस कहलाती है फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में यही प्रोसेस यूज होती है। दैट इज वाई हम कह सकते हैं कि प्लांट्स CO2 को कंज्यूम करते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक है, और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन बाय फोटोसिंथेसिस। जितने ज्यादा प्लांट होंगे उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, और उतनी ज्यादा हमें ऑक्सीजन मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एक एरोबिक और एक अनएरोबिक। एक में प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन और दूसरे में प्रेजेंट नहीं होती, यानी अलग अलग जगहों पर ये दोनों होंगे। अब इसको क्लियर कर देता हूं मैं। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो होता है साइटोप्लाज्म में, जो लिक्विड प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के और न्यूक्लियस के बीच में। एक पॉइंट तो यही है। दूसरा पॉइंट प्रेजेंस का, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो एक्सचेंज जरूर होगा ऑक्सीजन का, अगर उसने गैस ली है तो रिलीज में भी कुछ आएगा, यानी सेकंड पॉइंट यहाँ पे बनता है एरोबिक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्वमेंट होती है, एक्सचेंज जो होता है गैसेज का। लेकिन अनएरोबिक में ऑक्सीजन की नीड ही नहीं है, दैट मीन्स ये रिजल्ट में भी कुछ नहीं देगा। कुछ यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 है, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, दोनों केसेस में हो सकता है ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन जो इसका मुख्य है जो
मेन प्लॉट है वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म में ये वक्यूल्स में हो सकता है एरोबिक रेस्पिरेशन। वक्यूल्स को आप जानते हैं, वो खाली जगह जो बुलबुलों जैसी होती है, प्रेजेंट होती है, जिसमें वेस्ट पड़ा रहता है या स्टोरेज हुआ कोई भी मटेरियल पड़ा रहता है। फोर्थ पॉइंट है, इट ऑलवेज रिलीज CO2 एंड H2O। एरोबिक रेस्पिरेशन में हम बात कर चुके पहले भी कि रिलीज होगा कोई ना कोई गैसेस का, तो CO2 रिलीज होगी और वाटर रिलीज होगा। अनाएरोबिक रेस्पिरेशन में कोई चीज ली नहीं गई थी, लेकिन फिर भी अल्कोहल और CO2 रिलीज होती हैं, और इसी की वजह से हमें थकावट होती है। ये जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, हवा की कमी की वजह से जो रेस्पिरेशन होता है, उसकी वजह से हमें थकावट होने लगती है। अल्कोहल हमारे शरीर के जो अंग होते हैं लैक्टिक एसिड के साथ, वो क्या कर देता है, उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है मसल्स को। हम कह सकते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एरोबिक में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि इसमें प्योरेस्ट फॉर्म में एनर्जी का जनरेशन होता है। और जो इसके दूसरा रिवर्स होता है एनएरोबिक में, इसमें एनर्जी का रिलीज बहुत कम होता है। तो ये हमें ध्यान रखने हैं ये पॉइंट्स। अब अनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में कुछ नोट्स दिया गया है यहाँ पे, कि जो रूट्स होती हैं, वाटर प्लांट्स जो होते हैं, पानी में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं, उनके रूट्स में ये रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि वहाँ हवा मौजूद नहीं होती, होती है तो पानी में घुली होती है, उसको पौधे यूज नहीं कर पाते। अनएरोबिक रेस्पिरेशन उनके लिए यूजफुल होता है। और कुछ वॉर्म्स होते हैं, पैरासाइटिक वॉर्म्स, उनमें भी ये जो है पाए जाते हैं, और हमारी मसल्स में, जो मैं बता चुका हूँ अच्छे से। ओके, तो ये आपने ध्यान रखने हैं डिफरेंट पार्ट्स। और ये भी याद रखना है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन का जो यूज है वो अल्कोहल फॉर्मेशन के लिए किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ यीस्ट। ओके, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, आपकी PDF में ये जो है अच्छे से बताया गया है विद रिएक्शन। ओके, ऑल द बेस्ट।